जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। 26 नवंबर 1951 को संयुक्त एक रैली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और सोशलिस्ट पार्टी की हुई, जिसमें बाबा साहब को आमंत्रित किया गया था। बाबा साहब काफ़ी बीमार थे, पैरों से चल नहीं पा रहे थे और आँख में उन्हें रोशनी भी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ तक आए। लोगों का आग्रह था कि बाबा साहब बैठ कर के ही भाषण दे, लेकिन बाबा साहब ने खड़े होकर भाषण दिया था और लोगों को बांधे रखा था। बाबा साहब ने भाषण में कहा कि भाइयों और बहनों, एस.के. पाटिल अपने मित्रों से यह कहते फिर रहे हैं कि मेरे कहने पर अंबेडकर को पहले मंत्रिमंडल में स्थान मिला और अब वे कृतज्ञ होकर कांग्रेस और मंत्रिमंडल की आलोचना कर रहे हैं। सभा की शुरुआत में एक श्रोता ने मुझसे यह सवाल पूछा था कि क्या यह जानकारी सच है। असल में मुझे कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कैसे स्थान मिला, यह एक बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि संविधान सभा के सभी दरवाजे, इतना ही नहीं खिड़कियां और झरोखे तक मेरे लिए बंद थे। कांग्रेस वालों की प्रतिज्ञा थी कि हम किसी भी और व्यक्ति को संविधान सभा में आने देंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को नहीं। लेकिन मैं बंगाल से प्रचंड बहुमत से विजय पाकर संविधान सभा में शामिल हुआ। मेरी हालत शेर की माद में फंसे जानवर जैसी थी। मैं किसी से बात नहीं करता था। केवल एक बार मैंने भाषण दिया। 6 महीने तक ऐसा ही हाल रहा। आगे एक दिन संविधान सभा का कामकाज पूरा होने के बाद अकस्मात नेहरू ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर पूछा कि क्या आप मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मैंने सभी पहलुओं पर गौर कर और अपने सहयोगियों की राय लेने के बाद यह सोचकर मंत्री पद स्वीकारा कि सहयोग देने का यह अच्छा मौका है। आगे सरदार पटेल और राजा जी दोनों कहने लगे कि हमारी सूचना के कारण आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब लगता है कि एस.के. पाटिल भी उन्हीं में शामिल है। इस पर मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैंने कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए श्रेय लेने की यह होड़ मची हुई है। अब लोग कहने लगे हैं कि मैं कृतज्ञ हो गया हूं, लेकिन मैं ओकानल इस आयरिश यानी एक आयरिश ओकानल नाम के देशभक्त के शब्दों में उन्हें जवाब देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है: नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कास्ट ऑफ हिज ऑनर। नो वुमेन कैन बी ग्रेटफुल द कास्ट ऑफ हर चैस्टिटी। और नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कास्ट ऑफ लिबर्टी। मेरा सच्चापन अगर एक और रख कर मैं कृतज्ञ रहूँगा तो मानवीय व्यक्तित्व का ही वध होगा, ऐसा मैं मानूंगा। मुझे मेरी ईमानदारी अधिक महत्वपूर्ण लगती है। आज किसी भी सरकार की श्रेष्ठता वह कितना जनहित में काम करती है, इस पर निर्भर करता है। अन्न वस्त्र आदि बातें तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन राजकाज कितना ईमानदारी से किया जाता है, यह उन सबके महत्वपूर्ण है। देश में पिछले 4 सालों से अनाज की कमी, कपड़ों की कमी आदि संकट तो आते ही रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दोष अगर कोई है तो वह बेईमानी और घूसखोरी से भरा प्रशासन। राज्य प्रशासन को सही रखने में आज कांग्रेस के सामने अगर कोई अड़चन है तो वह यह है कि कांग्रेस को ही उसे सही करने की इच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि प्रांतों से जनता ने ही नहीं, कांग्रेस वालों ने ही कांग्रेसी मंत्रियों के खिलाफ आपत्तियां उठाई। दुर्भाग्य की बात है कि उसमें किसी भी प्रांत में उन भयानक आरोपों की न्यायालय द्वारा तो छोड़िए, पार्टी द्वारा भी पूछताछ नहीं की गई। 1910 से 11 के आसपास लॉर्ड अक्विथ
जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड जॉर्ज का एक केबल कॉन्ट्रैक्ट के हाथ होने की संभावना प्रकट हुई थी, लेकिन उन्होंने तुरंत एक जांच आयोग गठन किया और निर्दोष साबित हुए। इसके बावजूद अक्विथ ने उन दोनों से इस्तीफा दिलवाया क्योंकि उन्हें लगता था कि अपने सहयोगियों से बड़ा देश हित है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण पिछले साल लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री एटली के कार्यकाल में के दौरान हुआ। लॉर्ड लिस्टोवेल व्यापार मंत्री थे। एक व्यापारी मित्र से ब्रांडी की बोतल और सूट का कपड़ा लेने का उन पर आरोप था। बाद में पता चला कि आरोप तथ्य आधारित न होकर वह एक मित्र द्वारा एक मित्र को भेंट स्वरूप दी गई थी। इसके बावजूद एटली ने उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया। इंग्लैंड में राजकाज को साफ सुथरा रखने की यह लगन देखिए और कांग्रेस की लगन देखिए। मंत्रियों के खिलाफ कितने गंभीर आरोप थे, लेकिन उनका हुआ क्या? मैं कुछ और उदाहरण देता हूं। प्रतिनिधित्व का बिल बनाते हुए सरकारी अनुबंध जिनके पास हो उनके लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद रहे, इसका प्रावधान रखा गया था, लेकिन उसके कारण कांग्रेस के पार्लियामेंट्री दल में हल्ला मचा। आखिर मुझे वह हिस्सा हटाना पड़ा। दूसरा उदाहरण है, उसी बिल में मैंने हर उम्मीदवार के खर्चे पर नियंत्रण लगाया था। इस मुद्दे पर भी तूफान उठा। 3 दिनों तक चर्चा चल रही थी। पार्लियामेंट के कांग्रेस सदस्य नेहरू के पास मदद पाने के लिए दौड़े। उन्होंने नेहरू से कहा, आप जिस व्यक्ति को कांग्रेस का दुश्मन मानते हैं, उस इंसान के लिए आपने यह महत्वपूर्ण बिल तैयार करने के लिए क्यों कहा? वह कांग्रेस का नाश करने पर तुले हुए हैं। मैंने उस बिल में यह प्रावधान रखा था कि किसी भी उम्मीदवार पर होने वाला चुनाव खर्च उसके नाम के साथ लिखा जाएगा। इसका असर यह होता कि चुनाव निधि का पैसा किसी भी उम्मीदवार के नाम पर दल के नाम से लुटाया नहीं जा सकता था। लेकिन आखिरकार मुझे यह धारा भी हटानी पड़ी। इसके लिए मैंने खूब कड़ी लड़ाई लड़ी, टक्कर दी, लेकिन आखिर हार गया। मुझे बताइए कि क्या यह मानसिकता प्रजातंत्र के साथ सही बैठती है? हर देश के चुनाव कानून में इस प्रकार की धारा है। प्रजातंत्र के प्रति निष्ठावान कोई भी पार्टी इसे सहन नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी कानून चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, प्रत्यक्ष व्यवहार में उस पर किस प्रकार अमल होता है उसका कामकाज में महत्व है। ये राज्य प्रशासन के दोष हैं। दिल्ली से इधर आते हुए मुझे पता चला कि इस हिस्से में कुछ जगहों पर स्थानीय कांग्रेस नेता न्यायाधीशों पर दबाव डालकर निर्णय को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे संविधान में कहा गया है कि कानून की निगाह में सब एक समान हैं। इस प्रकार के हस्तक्षेप के कारण इस देश का क्या होगा कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कांग्रेस को इस देश में विरोधी पार्टियों को मसल देने की बातें करने की जगह उनके बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। जिन देशों में पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र है, क्या वहाँ कई पार्टियाँ नहीं हैं? तो फिर आपको यहाँ क्यों डर लगता है? इस प्रकार दबाव की नीति का इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस आग के साथ खेल रही है। यही बात पैसे वालों की है। धनिक यानी धनवान लोग किसी पार्टी के चुनाव फंड में रकम देकर उस पर अपना अधिकार थोप रहे हैं। वे इस बात को ध्यान में रखें कि अंतिमतः यह घातक सिद्ध होगा। इसी प्रकार सरकारी अधिकारी सत्ता पक्ष के सामने झुककर पेश आएंगे तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। उन्हें अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ और निष्पक्ष रहकर करना होगा। कोई सरकार बिना गलती के काम नहीं करती। हर किसी से गलतियां तो होती हैं, लेकिन उसे दिखाने के लिए
जनता को मजबूत विरोधी पार्टी की आवश्यकता है। इंग्लैंड, कनाडा आदि देशों में प्रतिपक्ष को अधिकृत माना जाता है। उसके नेताओं को सरकार तनख्वाह देती है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव सहयोग के बारे में लोगों को बुरा क्यों लगता है, इस बारे में मुझे आश्चर्य होता है। मैं अस्पृश्य जाति का हूँ, उसी प्रकार मुझे राजनीति में भी अस्पृश्य रहना चाहिए। क्या ऐसी इन लोगों की मानसिकता है? मैं कांग्रेस में नहीं गया, क्या इसीलिए उन्हें बुरा लगता है? जिस कांग्रेस ने इस देश का राजकाज साफ सुथरा रखने की कोशिश तक नहीं की, उस कांग्रेस को फिर से जिताना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप खुद फैसला कीजिए।